नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन। आज अपन बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों इनको ये उपाधियाँ मिली, सरदार की उपाधि इनको कैसे मिली, बात करेंगे इनके जीवन के बारे में। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो इनकी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो 36 मंथ का 36 महीने का जो कोर्स होता है उसको 30 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे इनके जीवन में थोड़ा संकट आता है, लेकिन और कैसे ये अपनी राजनीतिक शुरुआत करते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है ये। तो चलो अपन आरंभ करते हैं अपना वीडियो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को, 1875 को। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये 4 भाई भी थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था झावेर भाई पटेल, इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम था लाडबा। लाडबा इनकी माता का नाम था। ये कृषि परिवार से होते हैं, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और इन्होंने भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखा। ये अपने आप को महात्मा गांधी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू को आगे रखते हैं और अपने आप को पीएम के पद की जो दौड़ उससे अलग कर देते हैं। ये बहुत प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी से, और ये साम दाम दंड भेद हर चीज़ में इनको विश्वास होता है और हर चीज़ को अपनाते हैं। एक्सपेरिमेंट हर चीज़ पे करते हैं। जहाँ बात से काम हो वहाँ बात से काम करते हैं, जहाँ लात से काम हो वहाँ लात से काम करते हैं। इसीलिए जन समर्थन भले ही जवाहरलाल नेहरू के पास हो, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर इन्हीं को पीएम के लिए पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन एक गांधी जी के कहने के बाद अपने आप को दूर कर लेते हैं उससे। इनकी पत्नी का नाम था झावेरबा। झावेरबा इनकी पत्नी का नाम था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनते हैं, ठीक है, और अपना ये ज़्यादा सेवा दे नहीं पाते हैं। केवल इन पद के तौर पे 3 साल ही कार्यरत रहते हैं, लेकिन इन 3 साल के अंदर उन्होंने वो अविश्वसनीय काम किया जिसके लिए दुनिया आज भी इनको सराहती है। बिखरे हुए भारत को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया। स्टार्ट से थोड़ा समझते हैं। इनके 3 भाई थे, बड़े भाई थे सोमनाथ, ठीक है, नरसिंह भाई और विट्ठल भाई, और चौथे थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार इनके बचपन से नहीं था। सरदार की उपाधि इनको मिलती है 1928 के अंदर। बारडोली सत्याग्रह होता है ना, तब इनको सरदार की उपाधि दी जाती है। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, और फिर ये 22 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक्स की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 1908 में 1908 के अंदर इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये 1910 से 11 में लंदन चले जाते हैं, ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु ये चले जाते हैं लंदन, ठीक है। लेकिन इनके 2 संतानें होती हैं, मणिबेन, ठीक है, और एक होते हैं इनके दहाया भाई, ठीक है। ये 2 इनकी संतानें होती है। लंदन जाते हैं, जो 36 महीने का कोर्स है वो करते हैं 30 महीने में, वापस लौटते हैं, अहमदाबाद आते हैं, ठीक है, और कमाल के बैरिस्टर बनते हैं।
बहुत बहुत ही सक्सेसफुल बैरिस्टर बनते हैं, सफलतापूर्वक बनते हैं, और इनके सामने किसी भी वकील इनको हराना बहुत मुश्किल था। काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते ये बैरिस्टर भी बनते हैं और काफ़ी कलात्मक व्यक्ति होते हैं। 1915 से अपना पॉलिटिकल लाइफ शुरू करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ शुरू करते हैं 1915 से गुजरात सभा से। उस वक्त गुजरात सभा का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे होते हैं, और इन्होंने काफ़ी असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, और खेड़ा आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, सब में इन्होंने अपना योगदान दिया पूर्ण रूप से। और जब ये सर्वप्रथम खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, गांधी जी के साथ जाते हैं, जो कि 1918 में होता है। इस सत्याग्रह में ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं ना खेड़ा के, वहाँ पर खेड़ा के अंदर भयंकर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और अंग्रेज किसानों से भारी कर की मांग करते हैं, ठीक है, जमींदार कर की मांग करते हैं। तो उसके लिए ये गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं और किसानों को अपना अधिकार पूर्णतः वापस दिलवाते हैं। मुख्यतः उनकी कर्ज माफ़ी भी करवाई जाती है, और सरकार फिर आखिरतः इन पे यह कहती है, क्योंकि गांधी जी इनको मना कर देते हैं कि आप कर मत दीजिए, आप लगान देना बंद कर दीजिए। तो सरकार को ये समझ आता है कि जो कर वसूल रहे थे उससे ही हमें नुकसान होता जा रहा है। तो इन्होंने कहा जो व्यक्ति कर देने में सक्षम है वो व्यक्ति कर दे सकता है, और इस तरह किसानों की कर्ज माफ़ी भी हुई, कर माफ़ी भी हुई, जिससे सत्याग्रह में गांधी जी और पटेल की जीत होती है। ये जीत दर्ज करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। फिर इनके नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह होता है। बारडोली सत्याग्रह ये करते हैं 1928 में, ठीक है। इसमें कर्ज है, जो कर है किसानों पे, वो 22 से 30% तक बढ़ा दिया जाता है। 3 से 4 गुना इन पे कर बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि किसानों के पास इतनी आमदनी होती नहीं है, और सरकार जो ब्रिटिश सरकार कर बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो जब पटेल को ये बात पता चलती है तो पटेल इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, बारडोली सत्याग्रह, जिसमें इस बारडोली सत्याग्रह के विरोध में अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार काफ़ी कठोर कदम उठाती है, लेकिन उसके बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल झुकने वाले नहीं थे, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर समस्या का इनके पास सुझाव होता था, सॉल्यूशन होता था। तो उसके तौर पे ये बारडोली सत्याग्रह में जीत भी दर्ज करते हैं, ये यहाँ पर भी जीत हासिल करते हैं। इसके बाद से ये पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हुए, और जो बारडोली की महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। ये 3 से 4 बार इनको जेल में भी डाला जाता है। जवाहरलाल नेहरू और जो वल्लभ भाई पटेल है उनके बीच में काफ़ी मतभेद रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके। जब मत ज़्यादा कांग्रेस को वल्लभ भाई पटेल को मिलते हैं तो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं कि आपको एक भी वोट नहीं मिला है, तो नेहरू जी कुछ बोलते नहीं, और वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि नेहरू दूसरा स्थान नहीं लेना चाहता, आपके नीचे काम नहीं कर पाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल अपने आप को दूर रखते हैं इससे। और जब जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें आमंत्रित कर अपने मंत्रिमंडल के लिए। और इन दोनों की, जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महत्वपूर्ण स्तंभ है मंत्रिमंडल का, भारत सरकार का। और गांधी जी का कहीं ना कहीं यह मानना था कि स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बने वो कम से कम 10 से 15 साल अगर रहता है तो ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, और इतना वक्त वल्लभ भाई पटेल के पास था नहीं। और 1947 के बाद आज़ादी होती है भारत की, तो एकीकरण सबसे ज़रूरी होता है। 562 देशी रियासतें होती है, जो बिल्कुल भी लगभग सारी रियासतें वल्लभ भाई पटेल के एक बार कहने पे विलय हो जाती है भारत के साथ, लेकिन कुछ 3 ऐसी रियासतें थी जो वल्लभ भाई पटेल भारत के साथ विलय नहीं होना चाहती थी। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर,
और हैदराबाद। यहाँ पे दोनों जगह मुस्लिम शासन था और यहाँ पे था हिंदू शासन, लेकिन यहाँ की जनता हिंदू थी, यहाँ की एवरेज जनता थी और यहाँ की जनता ज़्यादा मुस्लिम थी। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान में विलय चाहते थे और ये भी पाकिस्तान में विलय चाहते थे। हैदराबाद उस वक्त काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी, क्योंकि आज का हैदराबाद नहीं था, उस वक्त पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, कुछ महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और कुछ छत्तीसगढ़ का, ये सारे भाग, उड़ीसा वगैरह के सारे भाग थे ना, जो कुछ हिस्सा इनकी बाउंड्रीज हैदराबाद के साथ लगती थी। काफ़ी बड़ी और ताकतवर रियासत थी और ये बार बार युद्ध की धमकी देते हैदराबाद वाले। लेकिन जूनागढ़ के अंदर जब ये 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान के साथ जब विलय की घोषणा करती है तो यहाँ पे जन विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और जन विद्रोह जैसे होता है तो यहाँ पे सेना पहुँच जाती है और जैसे सेना, भारतीय सेना जूनागढ़ पहुँचती है तो यहाँ का जो निज़ाम है वो भाग के पाकिस्तान चला जाता है। और फिर 9 सितंबर को यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है, प्लेबिसाइड करवाया जाता है कि भाई जनता की राय ली जाती है कि आप किसके साथ विलय होना चाहते हैं। तो लगभग 99% वोट पड़ते हैं भारत के साथ, तो ये भारत में विलय कर ली जाती है। फिर हैदराबाद की रियासत काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी। यहाँ पे नेहरू वेट करने को कहते हैं, लेकिन जब नेहरू जहाँ पे सोचते थे वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल कर डालते थे। वो किसी भी डिसीजन में ज़्यादा संकोच करते नहीं थे और वो तुरंत हैदराबाद पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद डेवलप होता जा रहा था, हथियारों से लैस होता जा रहा था। ये पाकिस्तान और ये मिलके काफ़ी बड़ी साजिश करे। इससे पहले वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी भेजते हैं और 3 दिन के अंदर हैदराबाद समर्पण कर देता है। ठीक है, और फिर 13 सितंबर को आर्मी जाती है हमारी 1948 को और हैदराबाद को भारत में विलय कर लेती है। जम्मू कश्मीर का मामला जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल मुद्दा समझ के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलगाववादी थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर ठहराव करके बैठे थे। तो इनको लगा कि वल्लभ भाई पटेल कहीं इंटरनेशनल युद्ध ना छेड़ दे और ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू काफ़ी इंटरनेशनल रेपुटेशन को लेकर चिंतित थे। वो चाहते थे कि यूएन जो कि अभी भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो बना है उसके बाद यूएनओ में अपन जाएंगे और वहाँ से जम्मू कश्मीर ले लेंगे वहाँ से, ताकि कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन यूएनओ बिल्कुल वैसा था नहीं और अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, क्योंकि चाइना भी उसी को सपोर्ट करना चाहता था। तो वो ऐसे करके जम्मू कश्मीर का मामला फंसा के रख देते। लेकिन 2019 के अंदर मोदी सरकार ने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न सच किया और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विलय किया भारत में। ठीक है, तभी 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बनी। ठीक है, और 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 2014 से अपन ने आरंभ किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारत के एकीकरण को लेकर बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय है और उन्होंने महान कार्य किया भारत के लिए। अगर ये कार्य न किया होता तो आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी या कश्मीर से कन्याकुमारी आने के लिए आपको 10 से 12 वीज़ा लेना पड़ता, जो कि एक बहुत ही इन्होंने ये संघर्ष करके और काफ़ी सरलता से तो नहीं कह सकते, काफ़ी बुद्धिमानी से इन रियासतों को सम्मिलित किया भारत के साथ और आज अखंड भारत बन पाया। एक मजबूत भारत जो आपके सामने आज खड़ा, हमारे सामने जो खड़ा, वो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। और गांधी जी को भी ये पता था, नेहरू जी को भी ये पता था कि ये कार्य केवल वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपसे विनती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।